रूप भी निखरा। भारतेंदु युगीन दृष्टिकोण। हरिश्चंद्र तथा उनके समसामयिक लेखकों में जो एक सामान्य गुण लक्षित होता है वह है सजीव या जिंदा दिली। सब में हास्य या विनोद की मात्रा थोड़ी या बहुत पाई जाती है। राजा शिवप्रसाद या राजा लक्ष्मण सिंह भाषा पर अधिकार रखने वाले पर झंझटों से दबे हुए स्थिर प्रकृति के लेखक थे। उनमें वह चपलता, स्वच्छंदता और उमंग नहीं पाई जाती जो हरिश्चंद्र मंडल के लेखकों में दिखाई पड़ती है। शिक्षित समाज में संचरित भावों को भारतेंदु के सहयोगियों ने बड़े अनुरंजनकारी रूप में ग्रहण किया। उन पुराने लेखकों के हृदय का मार्मिक संबंध भारतीय जीवन के विविध रूपों के साथ पूरा पूरा बना था। भिन्न भिन्न ऋतुओं में पड़ने वाले त्योहार उनके मन में उमंग उठाते, परंपरा से चले आते हुए आमोद प्रमोद के मेले उनमें कुतूहल जगाते और प्रफुल्लता लाते थे। आजकल के समान उनका जीवन देश के सामान्य जीवन से विच्छिन्न न था। काल की गति वे देखते थे, सुधार के मार्ग भी उन्हें सूझते थे, पर पश्चिम की एक एक बात के अभिनय को ही वे उन्नति का पर्याय नहीं समझते थे। प्राचीन और नवीन संधिस्थल पर खड़े होकर वे दोनों को इस तरह मिलाना चाहते थे कि नवीन प्राचीन का प्रवर्धित रूप प्रतीत हो, न कि ऊपर लपेटी हुई वस्तु। हास्य विनोद की प्रवृत्ति इस काल में प्रायः सब लेखकों में थी। प्राचीन और नवीन के संघर्ष के कारण उन्हें हास्य के अवलंबन दोनों पक्षों में मिलते थे। जिस प्रकार बात बात में बाप दादों की दुहाई देने वाले, धर्म के आडंबर की आड़ में दुराचार छुपाने वाले पुराने खूसट उनके विनोद के लक्ष्य थे, उसी प्रकार पश्चिमी चालढाल की ओर मुंह के बल गिरने वाले फैशन के गुलाम भी। नाटक। विलक्षण बात यह है कि आधुनिक गद्य साहित्य की परंपरा का प्रवर्तन नाटकों से हुआ। भारतेंदु के पहले नाटक के नाम से जो दो चार ब्रजभाषा में लिखे गए थे उनमें महाराज विश्वनाथ सिंह के आनंद रघुनंदन नाटक को छोड़ और किसी में नाटकत्व न था। खेद के साथ कहना पड़ता है कि भारतेंदु के समय में धूम से चली आती हुई नाटकों की वह परंपरा आगे चलकर बहुत शिथिल पड़ गई। इस उदासीनता का कारण उपन्यासों की ओर दिन दिन बढ़ती हुई रुचि के अतिरिक्त अभिनयशालाओं का अभाव भी कहा जा सकता है। अभिनय द्वारा नाटकों की ओर रुचि बढ़ती है और उनका अच्छा प्रसार होता है। नाटक दृश्य काव्य है। उनका बहुत कुछ आकर्षण अभिनय पर अवलंबित रहता है। उस समय नाटक खेलने वाली जो व्यवसायी फारसी कंपनियां थीं, वे उर्दू छोड़ हिंदी नाटक खेलने को तैयार न थीं। ऐसी दशा में नाटकों की ओर हिंदी प्रेमियों का उत्साह कैसे रह सकता था। उपन्यास। अंग्रेजी ढंग का मौलिक उपन्यास पहले पहल हिंदी में लाला श्रीनिवास दास का परीक्षा गुरु निकला था। बाबू राधाकृष्ण दास, बाबू कार्तिक प्रसाद खत्री, बाबू रामकृष्ण वर्मा आदि ने बंगला के उपन्यासों के अनुवाद की जो परंपरा चलाई वह बहुत दिनों तक चलती रही। इन उपन्यासों में देश के सर्वसामान्य जीवन के बड़े मार्मिक चित्र रहते थे। उपन्यासों के अनुवाद के संबंध में लिखा है। प्रथम उत्थान का अंत होते होते तो अनूदित उपन्यासों का तांता बंध गया, पर पिछले अनुवादकों का अपनी भाषा पर वैसा अधिकार न हुआ था। अधिकांश अनुवादक प्रायः भाषा का ठीक हिंदी रूप देने में असमर्थ रहे। कहीं कहीं तो बंगला के शब्द और मुहावरे तक ज्यों के त्यों रख दिए जाते थे। इन अनुवादों से बड़ा भारी काम यह हुआ कि नए ढंग के सामाजिक और ऐतिहासिक उपन्यासों के ढंग का अच्छा परिचय हो गया और स्वतंत्र उपन्यास लिखने की प्रवृत्ति और योग्यता उत्पन्न हो गई। प्रकरण 2। गद्य साहित्य परंपरा का प्रवर्तन। इस प्रकरण में भारतेंदु हरिश्चंद्र तथा उनके समसामयिक रचनाकारों के साहित्यिक लेखन की विशिष्टता का वर्णन किया गया है। साथ ही हिंदी भाषा तथा नागरी लिपि के प्रचार कार्यों की विवेचना करते हुए संलग्न व्यक्तियों एवं संस्थाओं का वर्णन हुआ है। इस प्रकरण में रचनाकारों का वर्णन निम्न क्रम से किया गया है।
भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, उपाध्याय बद्रीनारायण चौधरी, प्रेमघन, लाल श्रीनिवास दास, ठाकुर जगमोहन सिंह, बाबू तोताराम, पं केशवराम भट्ट, पं राधाचरण गोस्वामी, पं अंबिका दत्त व्यास, पं मोहनलाल विष्णुलाल पंड्या, पं भीमसेन शर्मा, काशीनाथ खत्री, राधाकृष्ण दास, कार्तिक प्रसाद खत्री, फ्रेडरिक पिंकाट। प्रकरण 2, गद्य साहित्य परंपरा का प्रवर्तन। इस प्रकरण में भारतेंदु हरिश्चंद्र तथा उनके समसामयिक रचनाकारों के साहित्यिक लेखन की विशिष्टता का वर्णन किया गया है। साथ ही हिंदी भाषा तथा नागरी लिपि के प्रचार कार्यों की विवेचना करते हुए संलग्न व्यक्तियों एवं संस्थाओं का वर्णन हुआ है। इस प्रकरण में रचनाकारों का वर्णन निम्न क्रम से किया गया है। भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, उपाध्याय बद्रीनारायण चौधरी, प्रेमघन, लाल श्रीनिवास दास, ठाकुर जगमोहन सिंह, बाबू तोताराम, पं केशवराम भट्ट, पं राधाचरण गोस्वामी, पं अंबिका दत्त व्यास, पं मोहनलाल विष्णुलाल पंड्या, पं भीमसेन शर्मा, काशीनाथ खत्री, राधाकृष्ण दास, कार्तिक प्रसाद खत्री, फ्रेडरिक पिंकाट। भारतेंदु हरिश्चंद्र। हिंदी गद्य साहित्य के इस आरंभ काल में ध्यान देने की बात है कि उस समय जो थोड़े से गिनती के लेखक थे, उनमें विदग्धता और मौलिकता थी और उनकी हिंदी हिंदी होती थी। वे अपनी भाषा की प्रकृति को पहचानने वाले थे। हिंदी गद्य साहित्य के उस समय ऐसे लेखक न थे जो बंगला की पदावली और वाक्य ज्यों के त्यों रखते हों या अंग्रेजी वाक्यों और मुहावरों का शब्द प्रति शब्द अनुवाद करके हिंदी लिखने का दावा करते हों। उन्होंने बंगला में नए ढंग के सामाजिक, देश देशांतर संबंधी ऐतिहासिक और पौराणिक नाटक, उपन्यास आदि देखे और हिंदी में वैसी पुस्तकों के अभाव का अनुभव किया। हरिश्चंद्र चंद्रिका पत्रिका के संबंध में लिखा है, हिंदी गद्य का ठीक परिष्कृत रूप पहले इसी चंद्रिका में प्रकट हुआ। जिस प्यारी हिंदी को देश ने अपनी विभूति समझा, जिसको जनता ने उत्कंठापूर्वक दौड़कर अपनाया, उसका दर्शन इसी पत्रिका में हुआ। भारतेंदु ने नई सुधरी हुई हिंदी का उदय इसी समय से माना। उन्होंने कालचक्र नाम की अपनी पुस्तक में नोट किया है कि हिंदी नई चाल में ढली सन 1873। गद्य रचना के अंतर्गत भारतेंदु का ध्यान पहले नाटकों की ओर ही गया। भारतेंदु के नाटकों में सबसे पहले ध्यान इस बात पर जाता है कि उन्होंने सामग्री जीवन के कई क्षेत्रों से ली है। नाटकों की रचना शैली में उन्होंने मध्यम मार्ग का अवलंबन किया। न तो बंगला के नाटकों की तरह प्राचीन भारतीय शैली को एक बारगी छोड़िए अंग्रेजी नाटकों की नकल पर चले और न प्राचीन नाट्यशास्त्र की जटिलता में अपने को फंसाया। उनके बड़े नाटकों में प्रस्तावना बराबर रहती थी। पताका, स्थानक आदि का प्रयोग भी वे कहीं कहीं कर देते थे। अपनी सर्वतोमुखी प्रतिभा के बल से एक ओर तो वे पद्माकर, द्विजदेव की परंपरा में दिखाई पड़ते थे, दूसरी ओर बंग देश के माइकेल और हेमचंद्र की श्रेणी में। एक ओर तो राधा कृष्ण की भक्ति में झूमते हुए नई भक्तमाल गूंथते दिखाई देते थे, दूसरी ओर मंदिरों के अधिकारियों और टीकाधारी भक्तों के चरित्र की हंसी उड़ाते और मंदिरों, स्त्री शिक्षा, समाज सुधार आदि पर व्याख्यान देते पाए जाते थे। प्राचीन और नवीन का ही सुंदर सामंजस्य भारतेंदु की कला का विशेष माधुर्य है। साहित्य के एक नवीन युग के आदि प्रवर्तक के रूप में खड़े होकर उन्होंने यह भी प्रदर्शित किया कि नए या बाहरी भावों को पचाकर इस प्रकार मिलाना चाहिए कि अपने ही साहित्य के विकसित अंश से लगे। प्राचीन नवीन के उस संधिकाल में जैसी शीतल कला का संचार अपेक्षित था, वैसी ही शीतल कला के साथ भारतेंदु का उदय हुआ, इसमें संदेह नहीं। भारतेंदु में हम दो प्रकार की शैलियों का व्यवहार पाते हैं।
पहली भावावेश की शैली, दूसरी तथ्य निरूपण की शैली। भावावेश की भाषा में प्रायः वाक्य बहुत छोटे छोटे होते हैं और पदावली सरल बोलचाल की होती है, जिसमें बहुत प्रचलित साधारण फारसी अरबी के शब्द भी कभी कभी पर बहुत काम आ जाते हैं। जहाँ चित्त की किसी स्थायी क्षोभ की व्यंजना है और चिंतन के लिए कुछ अवकाश है, वहाँ की भाषा कुछ अधिक साधु और गंभीर तथा वाक्य कुछ बड़े हैं, पर अन्वय जटिल नहीं। तथ्य निरूपण या वस्तु वर्णन के समय कभी कभी उनकी भाषा में संस्कृत पदावली का कुछ अधिक समावेश होता है, पर यह भारतेंदु की असली भाषा नहीं है। वस्तुवर्णन या दृश्यवर्णन में विषयानुकूल मधुर या कठोर वर्ण वाले संस्कृत शब्दों की योजनाओं की, जो प्रायः समस्त और सानुप्रास होती है, चाल सी चली आई है। भारतेंदु में यह प्रवृत्ति हम सामान्यतः नहीं पाते। भाषा चाहे जिस ढंग की हो, उनके वाक्यों का अन्वय सरल होता है, उसमें जटिलता नहीं होती। उनके लेखों में भावों की मार्मिकता पाई जाती है, वाग्वैचित्र्य या चमत्कार की प्रवृत्ति नहीं। अपने समय के सब लेखकों में भारतेंदु की भाषा साफ सुथरी और व्यवस्थित होती थी। उसमें शब्दों के रूप भी एक प्रणाली पर मिलते हैं और वाक्य भी सुसंबद्ध पाए जाते हैं। प्रताप नारायण मिश्र। यद्यपि लेखन कला में भारतेंदु को ही आदर्श मानते थे, पर उनकी शैली में भारतेंदु की शैली से बहुत कुछ विभिन्नता भी लक्षित होती है। प्रताप नारायण मिश्र की प्रकृति विनोदशील थी, अतः उनकी भाषा बहुत ही स्वच्छंद गति से बोलचाल की चपलता और भावभंगी लिए चलती है। हास्य विनोद की उमंग में वह कभी कभी मर्यादा का अतिक्रमण करती पूर्वी कहावतों, बैसवारे की और मुहावरों की बौछार भी छोड़ती चलती है। यद्यपि उनकी प्रवृत्ति हास्य विनोद की ओर ही अधिक रहती थी, पर जब कभी कुछ गंभीर विषयों पर वे लिखते थे, तब संयत और साधु भाषा का व्यवहार करते थे। उपाध्याय पं बद्रीनारायण चौधरी, प्रेमघन। उपाध्याय पं बद्रीनारायण चौधरी, प्रेमघन की शैली सबसे विलक्षण थी। ये गद्य रचना को एक कला के रूप में ग्रहण करने वाले, कलम की कारीगरी समझने वाले लेखक थे। इनके लेखों में गद्य काव्य के पुराने ढंग की झलक, रंगीन इमारत की चमकदमक बहुत कुछ मिलती है। बहुत से वाक्यखंडों की लड़ियों से गुंथे हुए उनके वाक्य अत्यंत लंबे होते थे, इतने लंबे कि उनका अन्वय कठिन होता था। अनुप्रास और अनूठे पद विन्यास की ओर उनका अधिक ध्यान रहता था। किसी बात को साधारण ढंग से कहे जाने को वे लिखना नहीं कहते थे। इनके यहाँ अनुप्रास देख हिंसा और लल्लूलाल का स्मरण होता है। प्रेमघन में पुरानी परंपरा का निर्वाह अधिक दिखाई पड़ता है। भाषा अनुप्रासमयी और चुहचुहाते हुए होने पर भी उनका पदविन्यास व्यर्थ के आडंबर के रूप में नहीं होता था। बालकृष्ण भट्ट। समय के प्रतिकूल पुराने बद्धमूल विचारों को उखाड़ने और परिस्थिति के अनुकूल नए विचारों को जमाने में उनकी लेखनी सदा तत्पर रहती थी। भाषा उनकी चटपटी, तीखी और चमत्कारपूर्ण होती थी। उन्होंने संवत 1933 में अपना हिंदी प्रदीप गद्य साहित्य का ढर्रा निकालने के लिए ही निकाला था। भाषा में वे स्थान स्थान पर कहावतों का प्रयोग करते थे, पर उनका झुकाव मुहावरों की ओर कुछ अधिक रहा है। व्यंग्य और वक्रता उनके लेखों में भी भरी रहती है और वाक्य भी कुछ बड़े होते हैं। ठीक खड़ी बोली के आदर्श का निर्वाह भट्ट जी ने कभी नहीं किया है। उनके लिखने के ढंग से यह जान पड़ता है कि वे अंग्रेजी पढ़े लिखे नवशिक्षित लोगों को हिंदी की ओर आकर्षित करने के लिए लिख रहे हैं। स्थान स्थान पर ब्रैकेट में घिरे एजुकेशन इत्यादि अंग्रेजी शब्द पाए जाते हैं। इसी प्रकार फारसी अरबी के लफ्ज़ ही नहीं, बड़े बड़े फिक्रे तक भट्टजी अपनी मौज में आकर रखा करते थे। प्रताप नारायण के हास्य विनोद से भट्टजी के हास्य विनोद में यह विशेषता है कि वह कुछ चिड़चिड़ाहट लिए रहता था।
पदविन्यास भी कभी उसका बहुत ही चोखा और अनूठा होता था। ठाकुर जगमोहन सिंह प्राचीन संस्कृत साहित्य के अभ्यास और विद्याटवी के रमणीय प्रदेश में निवास के कारण विविध भावमयी प्रकृति के रूप माधुर्य की जैसी सच्ची परख, जैसी सच्ची अनुभूति उनमें थी, वैसी उस काल के किसी हिंदी कवि या लेखक में नहीं पाई जाती। अब तक जिन लेखकों की चर्चा हुई उनके हृदय में इस भूखंड की रूपमाधुरी के प्रति कोई सच्चा प्रेम संस्कार न था। परंपरा पालन के लिए चाहे प्रकृति का वर्णन उन्होंने किया हो, पर वहां उनका हृदय नहीं मिलता। अपने हृदय पर अंकित भारतीय ग्राम्य जीवन के माधुर्य का जो संस्कार ठाकुर साहब ने अपने श्यामा स्वप्न में व्यक्त किया है, उसकी सरसता निराली है। बाबू हरिश्चंद्र, पंडित प्रताप नारायण आदि कवियों और लेखकों की दृष्टि और हृदय की पहुंच मानव क्षेत्र तक ही थी, प्रकृति के अपर क्षेत्रों तक नहीं। पर ठाकुर जगमोहन सिंह जी ने नरक्षेत्र के सौंदर्य को प्रकृति के और क्षेत्रों के सौंदर्य के मेल में देखा है। प्राचीन संस्कृत साहित्य के रुचि संस्कार के साथ भारत भूमि की प्यारी रूपरेखा को मन में बसाने वाले वे पहले हिंदी लेखक थे। उनकी शैली शब्दशोधन और अनुप्रास की प्रवृत्ति के कारण चौ बद्रीनारायण की शैली से मिलती जुलती है, पर उसमें लंबे वाक्यों की जटिलता नहीं पाई जाती। भाव की प्रबलता से प्रेरित कल्पना के विप्लव और विक्षेप अंकित करने वाली एक प्रकार की प्रलाप शैली भी इन्होंने निकाली, जिसमें रूप विधान का वैलक्षण्य प्रधान था, न कि शब्द विधान का। उनकी भाषा में जीवन की मधुर भारतीय रंगस्थलियों की मार्मिक ढंग से हृदय में जमाने वाले प्यारे शब्दों का चयन अपनी अलग अलग विशेषता रखता है। विविध श्रीनिवास दास खड़ी बोली के बोलचाल के शब्द और मुहावरे अच्छे लाते थे। वे व्यवहार में दक्ष और संसार का ऊंचा नीचा समझने वाले पुरुष थे। अतः उनकी भाषा संयत और साफ सुथरी तथा रचना बहुत कुछ सोद्देश्य होती थी। समालोचना का सूत्रपात हिंदी में एक प्रकार से भट्टजी, बालकृष्ण भट्ट और चौधरी साहब बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन ने ही किया। समालोच्य पुस्तक के विषयों का अच्छी तरह विवेचन करके उसके गुणदोष के विस्तृत निरूपण की चाल उन्होंने चलाई। काशीनाथ खत्री के संबंध में लिखा है, शुद्ध साहित्यकोटि में आने वाली रचनाएं इनकी बहुत कम हैं। हिंदुस्तानी पुलिस की करतूतों के संबंध में फ्रेडरिक पिनकार्ट ने बाबू कार्तिक प्रसाद खत्री को पत्र लिखा था।